हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपका ये थर्ड पार्ट हम लेकर के आए हैं जो है कि नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम समझते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी आपको थोड़ा सा जानना होगा कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो फटाफट हम जानते हैं क्या होता है ये। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, या हम करते नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब क्यों होती है? क्योंकि हम उसको कंटिन्यूसली यूज करते हैं। अब हम हर चीज़ को जानते हैं कि हम किसी भी एसेट्स को जब यूज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होती है। डिक्लाइन का मतलब है गिरती है। बोले सर समझ में नहीं आया। हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास एक बाइक होती है, बाइक को तुम शोरूम से निकाल करके घर पे लाते हो, एक दिन चलाते हो, उसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है 1 लाख रुपए से 5,000 रुपये नहीं, 95,000 90,000 रुपये तत्काल हो जाती है। हमने ये, अब जरा सोचिए, आप कोशिश करिएगा कि उस बाइक को 1 लाख रुपए की फिर से बेच सकें, तो क्या उसको बेच सकते हैं? बोले सर नहीं बेच सकते। इस चीज़ को आप लोग ट्राई करिएगा। तो मैंने कहा कि आप जैसे ही किसी चीज़ को यूज करते हो, उसकी वैल्यू उसी टाइम से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब बोले सर इसकी डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज अ लॉस, क्योंकि हमारे लिए तो वो लॉस है, या फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, या किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। अब कारण क्या है? हमने कहा कारण लिखा है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, क्योंकि उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाती है, क्योंकि हम कोई चीज़ भी यूज करते हैं तो निश्चित तौर पे जब उसको चलाते हैं तो या तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कमी आती है। अब जैसे बाइक है, आप 1 महीने चलाओगे तो उसकी कुछ माइलेज गिरेगा, या बाइक के टायर कुछ आपके डिस्ट्रॉय तो नहीं कहेंगे, मतलब रफ हो जाते हैं, यानी घिस जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, की हम जानते हैं कि हम लोग की आशा हो जाती है कि भाई पुरानी है बाइक, अब हम नई लेंगे तो हमें नया टेक्नोलॉजी मिलेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन के कारण हम लोग उसकी वैल्यू उतनी नहीं देते जितनी की वो चीज़ होती है। तो सबसे पहले समझते हैं, अच्छा इसका हमारी चीज़ में रोल क्या है, पूरी इकोनॉमिक्स में रोल क्या है। मैंने कहा कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जब हम किसी वैल्यू को, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ग्रॉस और नेट आपने सर सुना तो है, लेकिन अब इतना याद नहीं, तो हमने जो ठीक कोई बात नहीं, आपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सुना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी है, आपको उससे मतलब है। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने एक बाइक मान लीजिए 1 लाख रुपए की ली थी, यानी 1 लाख रुपीज की मैंने कोई बाइक ली थी। अब 1 साल मैंने उसको चलाई। कितनी चलाई? 1 साल मैंने उसको चलाई। तो मैंने जब उसको 1 लाख की ली थी, तो मैं किसी से भी बताऊंगा कि भैया तुम्हारी ये बाइक कितने की थी, कोई भी पूछेगा मुझसे, तो मैंने कहा मेरी बाइक 1 लाख रुपए की थी। चाहे वो मुझसे 2 महीने पूछे, चाहे 4 महीने बाद पूछे, चाहे 1 साल बाद पूछे, मैं तो यही बोलूंगा कि मेरी बाइक तो 1 लाख रुपए की थी। लेकिन फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या अभी इसकी वैल्यू इतनी है? हमने कहा नेट बताओ भी, नेट कितना है? हमने कहा भाई 50,000 रुपये मान लीजिए। हमने लिखा कि 50,000 रुपये इसकी क्या है? नेट वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो आपको इसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है, उसी को आप डेप्रिसिएशन बोल देते हो। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी डाउन हो गई, तो आप तत्काल बोल दोगे कि सर 50,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो ग्रॉस वैल्यू होता है वो नेट के साथ, अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस माने, यानी नेट में डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस ना करें, तो वो वैल्यू आपकी ग्रॉस ही कहलाती है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जब आपसे कोई भी कहता है कि ग्रॉस से नेट वैल्यू निकालिए या नेट से ग्रॉस वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले समझिए कि ग्रॉस हमेशा एक बड़ा कॉन्सेप्ट माना करिए। जो नेट की कंपेरिजन में होता है, ग्रॉस को क्या मानोगे आप इसको बड़ा कॉन्सेप्ट मानिए, और नेट को छोटा कॉन्सेप्ट मानिए। और सिंपल सी चीज है, जब आप बड़ी चीज निकालोगे तो उसमें कुछ प्लस करोगे। हमने किस में प्लस करेंगे? हमने कहा नेट में भाई तुम डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, यानी आप ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो। अगर आपको ग्रॉस से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा।
अब आपके पास नेट अगर दिया है, नेट से अगर ग्रॉस में जाओगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। बोले सर कुछ समझ में कम आया है। हमने चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से समझिए। ग्रॉस हमेशा एक बड़ी वैल्यू होती है। ग्रॉस को निकालने के लिए आप नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना। हमने कहा कि अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है यानी आपको ग्रॉस निकालना है, हमने कहा नेट दिया है ना, तो आप समझो कि नेट छोटा है, ग्रॉस बड़ा है। अब बड़ा निकालना है तो इसमें कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। हमने कहा सर अब नेट निकालना है तो क्या करेंगे, हमने कहा नेट निकालना है तो हम सिंपल सी बात है, नेट छोटा होता है और ग्रॉस बड़ा होता है। अब ग्रॉस बड़ा होता है तो बड़े में से कुछ माइनस करो तभी तो छोटा निकलेगा। हमने कहा डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। मैनी एंड मैनी मोर टाइम्स इसको आप यूज करेंगे ड्यू टू एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको लगेगा सर हमने याद कर लिया, लेकिन याद करने के साथ साथ आप ये बड़ा और छोटा कॉन्सेप्ट के साथ इसको याद करिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि अब ये था डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप समझ चुके हैं। अब इसके कारण क्या है, हमने लिखा है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इसको आप लोग फटाक से क्या करिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा, जिससे आपके इसके प्रॉपर नोट्स बन सकें। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी की भी वीडियो मिलती हैं, तो कृपया आप अगर कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बताएं कि किस प्रकार से आपको क्या कंटेंट इसमें अच्छा लगता है या किस जगह पे आपकी अभी भी प्रॉब्लम या डाउट्स होते हैं, उसको आप कमेंट करिए तो मैं आपको निश्चित तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर चलते हैं आपका कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में आप समझेंगे कि डेप्रिसिएशन के क्या कारण होते हैं। हमने कहा मेरी बाइक सर 1 लाख रुपए की थी, लेकिन उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, तो 50,000 घटी क्यों। मैंने कहा पहला कारण यह है, इसके मात्र आपको 2 कारण देने हैं, और यह आपको ये डेप्रिसिएशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का कारण आता है तो आपको फटाफट वहां पर लिख कर दे देना है कि डेप्रिसिएशन का पहला पॉइंट होगा ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। जब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को हम यूज करते हैं तो उसमें सामान्य टूट फूट आती है। अब टूट फूट आएगी तो भाई उसकी वैल्यू तो कम होना निश्चित है। हमने कहा एक कारण तो यह है कि उसकी सामान्य टूट फूट होती है। कैसे लिखोगे इसको, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन से संबंधित है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो यहाँ पे आप जब भी किसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हो, किसी प्रोडक्शन यूनिट में आप क्या करते हो, किसी सामान को यूज करते हो, यानी द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपकी मशीन एंड प्लांट है, गोज टू डिक्लाइन, उसकी जो वैल्यू होती है वो घटने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है थोड़ा सा कम हो जाती है। सपोज एक मशीन है, वो पहले बहुत अच्छे से चलेगी, जब 2 साल बाद पुरानी हो जाएगी तो कुछ उसमें खराबियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही तो होती है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आप बाइक है, बाइक आप नई लेते हो तो बहुत अच्छे से माइलेज देती है, बहुत सेकेंडों में बहुत तेजी की स्पीड पकड़ लेती है, बट जब वो 2 साल की हो जाती है तो उसमें कुछ कमियां आने लगती हैं, उसकी कैपेसिटी थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। इसका कारण है कंटिन्यूअस यूज के कारण, क्योंकि हम लोग उसको कंटिन्यू यूज करते रहते हैं और एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस में हर एक फिक्स मशीन को हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे पहला है कि नॉर्मल वियर एंड टियर, उसकी नॉर्मल यूज के कारण हम लोग यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन होती है और उसके साथ साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी उसकी वीक हो जाती है। दूसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि हम लोग की कुछ एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा होती हैं। क्या सोचते हैं हम लोग कि भाई ये पुरानी चीज़ है, इसकी अगर हम इसको नया लेंगे तो हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी और थोड़ा सा नए नए चीज़ें उसमें नए फंक्शंस मिलेंगे, इस प्रकार की भी हम लोगों की सोच होती है। तो पहला है, ये भी एक लॉस के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे सोचते हैं कि भाई ये पुरानी है तो उसकी वैल्यू तत्काल हम लॉस यानी घटा देते हैं। तो पहला है इसमें कंटिन्यूअस चेंज इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं आज बाइक लेके आया हूँ, आज फ़ोन लेके आया हूँ, आप देखते होंगे कि सेम आप मॉडल 1 महीने पहले लीजिए और उसके जस्ट 1 महीने बाद जब कोई नया मॉडल आता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छी खासियत आती है। आप लोग सोचते हैं यार कुछ दिन रुक लेते तो और अच्छा मिल जाता,
तो निश्चित तौर पे आप उस समय अपनी मोबाइल की वैल्यू को थोड़ा सा गिराने में लग जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब जो नया मार्केट में आया है उसमें कुछ अलग फीचर्स हैं, उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपका कंटिन्यूस चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फॉल इन द वैल्यू ऑफ टाइपराइटर। पहले क्या होता है, टाइपराइटर होता था, टाइपराइटर नया, जैसे हम देखा कि पहले टाइपराइटर जमाना था तो टाइपराइटर बहुत महंगे मिला करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर में शिफ्ट हो गए तो टाइपराइटर की वैल्यू क्या हो गई, बहुत डिक्लाइन हो गई, यानी चली गई। तो पहला ये था। दूसरा है एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड। हम लोग जानते हैं कि अब इस चीज़ की डिमांड नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि पहले एक बोर्ड था और बोर्ड में हम लोग चौक से लिखा करते थे, तो उस प्रकार की उस समय बोर्ड की डिमांड हुआ करती थी। लेकिन हम बात करें कि अगर उस प्रकार के बोर्ड में हमारे हाथ, मतलब हाथ भी करने बैड हैबिट्स के कारण वो हो जाते हैं ना, आपकी जगह कहीं रफ लगता है, कहीं धूल चढ़ती है, तो इसके कारण यहाँ देखा जाए तो आपकी वो जो चेंज थी डिमांड की वो भी चेंज हो गई। अब जिसने उस चीज़ को बना के रखा होगा, जिसके पास होगी, तो कहीं ना कहीं वो तो उसकी डेप्रिसिएट हो गई ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं लेगा। वैल्यू लेगा तो बहुत तेज़ी से गिर जाएगी, क्योंकि आप उसको कोई 1000 रुपये की चीज़ को भी 100, 200, 500 रुपये में नहीं खरीदना चाहेगा या उससे भी कम वैल्यू देना चाहेगा। तो निश्चित तौर पे आपकी उन सभी चीज़ों की डिमांड में भी कमी हो जाती है। कोई पुराना बोर्ड तो नहीं खरीदना चाहेगा। अब सोचो मैं आपसे कहूँ कि आप चलो टाइपराइटर खरीद लो, तो आप खरीदोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदोगे। तो ये भी आपकी डिमांड हो जाती है, क्योंकि उसमें उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है कि उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया हो, फैशन चेंज हो गया हो। तो ऐसी चीज़ों से भी उसकी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएटेड होके उसका जो हम लोग एक्सपेक्टेशन होती है उसको फुलफिलमेंट नहीं करती है। थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। हो सकता है कि उन चीज़ों को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हो। जैसे आपकी एक कार होती है, कार बोलते हैं 20 साल या 25 साल की जो भी उसकी लाइफ होती है, उसके बाद आप कार नहीं चला सकते। अब सोचिए जरा कि आपने जो भी 20 साल की कार चला ली, अब उसकी क्या वैल्यू कोई लेगा, उसको परचेज करने की कोशिश करेगा भी तो बहुत ही नॉर्मल रेट पे, या कहें तो हम उसको कबाड़ के रेट पे ही कोई पूछेगा, या 20 साल पुरानी कार कोई आपसे लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको भी मालूम है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है कि वो कार आप 20 साल से पुरानी चला ही नहीं सकते हो। तो ये सारे उसके कारण थे कि जिसके कारण हमारे डेप्रिसिएशन लगता है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और भी सीखना है कि एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अभी हमने बताया कि इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब ये तीन चीजें, इनके कारण जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। बट जो कैपिटल लॉस होता है वो आपकी वैल्यू को कम तो नहीं करता, लेकिन गायब कर देता है, यानी चोरी हो जाती है या आग लग जाती है या जो नेचुरली क्लाइमेट्स होते हैं उसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब इसमें वैल्यू आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन होती है और इसमें वैल्यू आपकी गई तो गई, मतलब बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग कैपिटल लॉस का नाम दे देते हैं। सेकेंड है नेचर ऑफ लॉस। किस प्रकार का लॉस लगता है, हमने कहा इट इज एक्सपेक्टेड। इसमें ऐसा लॉस होता है जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरी वैल्यू है बाइक की लगभग एक साल में 20 से आ जाएगी, दूसरे साल में 40 से आ जाएगी, तीसरे साल में 60। इस प्रकार से आप उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। लेकिन कैपिटल लॉस में आपको नहीं पता कि आपकी कार की कोई स्टेपनी ले रहा है कि पूरी कार ले जा रहा है, आप उसको एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, यानी इट इज अनएक्सपेक्टेड लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसको अनएक्सपेक्टेड बोला जाता है क्योंकि इसकी आपको कोई पता नहीं होता कितनी वैल्यू इसकी चली जाएगी, कितना लॉस हमें झेलना पड़ सकता है। अब इस प्रकार के डेप्रिसिएशन को मेजर करने के लिए, उससे निपटने के लिए हम लोग क्या प्रोविजन बनाते हैं, इसका क्या तरीका होता है इससे जिससे हम इसकी निपटा जा सके। हमने कहा इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना लेते हैं कि जैसे हमने मालूम किया कि हमारी बाइक की कीमत जो है 1 लाख से लगभग कितनी हर वर्ष हर ईयर ईच ईयर में 10,000 की डिक्रीजमेंट हो रहा है या 20,000 डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस बाइक का एक डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाएंगे, उसमें हर साल जितनी उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है उतना 20,000 रुपये उसमें डाल दिया करेंगे। जिससे क्या होगा, जैसे मुझे मालूम चला कि 5 साल बाद उस बाइक की वैल्यू या 10 साल बाद उस बाइक की वैल्यू मान लो 0 हो गई, तो मैं क्या करूंगा कि जो उसका मैं डेप्रिसिएशन फंड डालता जा रहा था उसके माध्यम से क्या कर सकता हूं, मैं उसके माध्यम से मैं उस बाइक को नया परचेज कर सकता हूं। उसके लिए मुझे एक साथ फंड की आवश्यकता नहीं होगी,
कि मान लीजिए मुझे 1 लाख की बाइक लेनी है, अब मैं 1 लाख की बाइक के लिए मालूम चला मैं फिर से परेशान हो रहा हूँ कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा, इसलिए पहले से मैंने उसके लिए एक फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो आपका डेप्रिसिएशन होता है उसके लिए आप लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हो, लेकिन कैपिटल लॉस से निपटने के लिए आप किसी भी ऐसी चीज़ों का आप इंश्योरेंस करा लेते हो। जैसे आपकी कार है, कार को आपको मालूम चला अचानक कहीं एक्सीडेंट होकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या मेरी बाइक चोरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ, इसके लिए मैं एक आप लोग इंश्योरेंस ले लेते हो, यानी प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस इज बाय गेटिंग इंश्योरेंस डन। हम लोग उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं जिससे हम लोग की उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बन जाती है। तो उम्मीद है कि यह पार्ट आपको समझ में आया होगा और देखते रहिए। आपको जैसे कि बता ही चुका हूं, तो जिसमें अभी भी कोई समस्या है तो आप लोग फिर से मैं वही कहूँगा, नोट्स जरूर बनाइएगा इस टॉपिक के, यानी हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आप नोट्स बना लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, यह एक क्वेश्चन है, यह एक क्वेश्चन का पार्ट है, यही आपको लिख करके आना है। आप अपना कुछ भी लिखोगे वहां पे मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये लिख के आओगे तो आपको कोई, मैं कहता हूं कि 100 में से 100% नंबर आपको गेन होंगे, ये मेरा विश्वास है यार। इतना तो समझ सकते हो। चलिए ओके, मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय।